हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योर जी के लाइब्रेरी पर। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस का आपका नोटिफिकेशन आता रहे आपके पास। क्योंकि ये जो सीरीज़ चल रही है क्वेश्चंस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले सभी एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। चाहे वो NTPC CBT 2 हो, या आने वाला ग्रुप डी हो, या फिर SSC का कोई एग्जाम हो। अब आप जानते हो कि अप्रैल के मंथ में CGL का प्री आने वाला है, ठीक है ना, और NTPC CBT 2 की भी डेट आने वाली है और ग्रुप डी की भी आने वाली है। तो ये जो सीरीज़ है आप डेली देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। और शुरू करते हैं। ये स्पेशली रेलवे की परीक्षाओं के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया गया है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला शहर या नगर कौन सा था? तो वो है आंसर लोथल। क्या है? लोथल। करेक्ट आंसर क्या है? लोथल। अच्छा देखो, सिंधु घाटी सभ्यता बोल लो या हड़प्पा सभ्यता बोल लो, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ सब ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, इसे आप सिंधु घाटी सभ्यता बोल सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं। ठीक, अब सभ्यता है, सभ्यता मतलब उसमें कुछ शहर भी होंगे, ठीक है ना, कई सारे शहरों का कल्चर ही तो मिला के एक सभ्यता बन जाता है। तो इसमें कई सारे शहरों की खोज हुई, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, सुतकांगेडोर हो गया, चूंदड़ो हो गया, रंगपुर हो गया। ठीक, तो जो सबसे पहले खोजा गया था वो था हड़प्पा, ठीक है, और हड़प्पा ही सबसे बड़ा शहर था सभ्यता का, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी इसका दूसरा नाम है। और ये किसने खोज की थी इसकी? तो वो थे दयाराम साहनी ने। कब की थी? तो 1921 में, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, जिसमें हड़प्पा जो है वो शहर, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हड़प्पा आज प्रेजेंट में यानी वर्तमान में कहाँ आता है? तो ये पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है उसमें आता है। ठीक, मोहनजोदड़ो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृतकों का टीला नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो वो मोहनजोदड़ो है, ठीक है ना। यहीं पे एक बड़ा अन्न भंडार का जो ग्रह वो मिला है, ठीक है ना, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो अन्न यानी कि जो खाने की चीजें होती थी वो रखी जाती थी। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि हड़प्पा के अवशेष सबसे पहले किसने देखा? तो वो थे चार्ल्स मैनन, ठीक है, मैसन। ठीक, मैसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है आपसे। ठीक, मैंने आपको बता दिया कि हड़प्पा जो है वो कहाँ है? पाकिस्तान में। अच्छा, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, सिंधु घाटी के लोग जो है वो किस देवता की पूजा करते थे? तो वो करते थे पशुपति, ठीक है ना, पशुपति की। अच्छा, ये ग्रामीण संस्कृति थी, सभ्यता थी, या शहरी? तो ये थी शहरी सभ्यता। ठीक, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और फिर पूछा जाता है क्या कि सिंधु घाटी के लोग किसका प्रयोग करते थे और किसका नहीं। जैसे सोना यानी कि स्वर्ण, चांदी, तांबा यानी कि ताम्र, ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य, और आयरन। तो ये आयरन का उपयोग नहीं जानते थे, लेकिन ये स्वर्ण यानी गोल्ड करते थे, सिल्वर करते थे प्रयोग, ठीक है ना, तांबे का यानी कि कॉपर का करते थे, ब्रॉन्ज यानी कांस्य का करते थे, लेकिन आयरन का नहीं, लोहे का इन्हें उपयोग नहीं पता था। ठीक, अच्छा, ये अपना जीविका का जो मुख्य साधन है, प्रमुख साधन है, वो क्या था इनका? ठीक है ना, कैसे जीवन यापन करते थे? तो एक तो ये कृषि करते थे, दूसरा ये व्यापार करते थे। अब अगर आप व्यापार करोगे, ट्रेड करोगे, तो किसी के साथ ही तो करोगे, तो वो है मेसोपोटामिया के साथ इनका व्यापार होता था। ठीक है, किस भगवान की पूजा करते थे? पशुपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये शहरी सभ्यता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? सितार और तबले का, तो वो है अमीर खुसरो, ठीक है ना, इन्हें हिंदुस्तान का तोता या तोता है हिंद भी बोला जाता है, अमीर खुसरो को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ये मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 8 दरबार देखे हैं, मतलब 8 शासकों के दरबार में इन्होंने काम किया है। ठीक, अच्छा, सितार और तबले का जनक इन्हें बोला जाता है। अच्छा, आपने बिस्मिल्लाह खां का नाम सुना होगा, सुना है? तो वो थे शहनाई के वादक थे। ठीक, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जैसे जाकिर हुसैन हो गया, ठीक, हरिप्रसाद चौरसिया हो गया, ठीक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वो बांसुरी बजाते थे, जाकिर हुसैन तबला। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पंडित रविशंकर, तो ये सितार, ये भी सितार बजाते थे, ठीक है ना, बजाते। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि उस्ताद रहमान खां, तो इनका संबंध किससे? ये है पखावज। और ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके पेपर में। चलिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है पामीर का पठार या फिर तिब्बत का पठार, बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। तो देखिए, वो होता है प्रधानमंत्री, यानी कि चेयरपर्सन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक, अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि योजना आयोग शुरू कब हुआ था? योजना आयोग शुरू कब हुआ? तो योजना आयोग शुरू हुआ था 1950 में। 1950 में मैं लिखे देता हूँ क्या इसका जो आंसर है वो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। योजना आयोग को प्लानिंग कमीशन बोलते हैं इंग्लिश में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 मार्च 1950 में हुई थी, ठीक है ना। लेकिन इसे अब समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह क्या आ गया है? नीति आयोग, ठीक है ना, नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये ऐसे ही नाम नहीं रख दिया, इसका एक फुल फॉर्म भी है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक,
ओके, अच्छा 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का जो है गठन किया गया था। कोई पूछ ले कि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में। चेयरपर्सन कौन है इस समय? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक, अच्छा आपसे पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष हो गया तो उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरमैन कौन है इस समय के, तो वो है राजीव कुमार। ठीक, आपसे CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पूछा जाता है इनका, तो वो है अमिताभ कांत। बिल्कुल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छा मैंने अगर आपसे प्लानिंग कमीशन की बात की, क्या पता है योजना आयोग का 1950, तो फिर इलेक्शन कमीशन कब आया, तो वो भी 1950 में आया। तो फिर फाइनेंस कमीशन कब आया, वो 1951 में आया। ये 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। और इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोजनेशन। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजनेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये निकेल और प्लेटिनम की प्रेजेंस यानी कि कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। पूछा जाता है कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में कौन सी कैटलिस्ट का प्रयोग होता है, तो निकेल और प्लेटिनम का यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो है मिहिर सेन। ये सीधा वन लाइनर है, आपको याद करना है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो वो होते हैं 746 वॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो ये है पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। ठीक, टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण, देखिए जैसे ये पानी गिरा, सरफेस टेंशन के कारण ये सिकुड़ने लगता है, ऐसे अपना एरिया कम कर लेता है। ठीक है ना, और फिर एक आप देखोगे पानी फैला होगा तो सूखता चला जाएगा, सूखता चला जाएगा। गर्मियों में स्पेशली आपने देखा होगा अगर फर्श पे पानी गिर जाए फ्लोर पे तो, और ये फिर एक ड्रॉप का शेप ले लेता है। ठीक है, चलिए मानव निर्मित प्रथम रेशा यानी कि सिल्क कौन सा है बताइए? तो ये है नायलॉन। क्या है? नायलॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, पर कितनी? तो मिनिमम डिस्टेंस अगर आपको इको सुनना है, जैसे आपने देखा होगा आप पहाड़ों पे जाते हैं, हिल्स पर खड़े होकर नाम चिल्लाते हैं कोई भी, ठीक है ना, आप अपने दोस्त का नाम चिल्ला देते हो, किसी का भी, तो आवाज़ जो है वो रिफ्लेक्ट होके दूसरे पहाड़ों से फिर से बैक आती है, उसको इको कहते हैं। जैसे आप इधर खड़े हो, ठीक, ये बोले आपने कुछ बोला तो आवाज़ जो है वो रिफ्लेक्ट होके फिर से वापस आती है, इसको बोलते हैं इको। लेकिन इस सोर्स के बीच में और आपके बीच में 17 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये नहीं है आप दीवार से टिके खड़े हो लगे तो आप कह रहे यार इको तो आ नहीं रहा, इको तो आ नहीं रहा, ऐसा नहीं, 17 मीटर का कम से कम डिस्टेंस हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस माध्यम में यानी कि किस मीडियम में प्रकाश यानी लाइट की स्पीड सर्वाधिक होती है? तो वो है निर्वात यानी कि वैक्यूम। ठीक, चलिए अच्छा ये तो मैंने बात की थी लाइट की। अगर मैं साउंड की बोलूँ स्पीड, तो साउंड वैक्यूम में होता ही नहीं है, क्योंकि साउंड को चाहिए पार्टिकल्स जो वाइब्रेट करें, जो वेव बनाए, तभी तो ट्रांसफॉर्म होता है, साउंड ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो वैक्यूम में साउंड काम ही नहीं करता है। इसलिए अगर आप आकाश में चले जाएंगे और फिर चिल्लाएंगे तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा। क्यों सुनाई नहीं देगा? क्योंकि बीच में कुछ एटमॉस्फेयर है नहीं है। ठीक है ना, वैक्यूम है, और अगर वैक्यूम है तो फिर आवाज आएगी नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो वो है बैगनी। सबसे ज्यादा कौन सा कलर स्कैटर होता है? स्काई ब्लू। ठीक है, चलिए वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण, दर्पण यानी शीशा यानी कि मिरर का प्रयोग होता है, उपयोग होता है? तो इसका आंसर कौन बताएगा? तो देखिए, अच्छा इसका आंसर है अवतल यानी कि कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर इसको इंग्लिश में बोला जाता है, अवतल हिंदी में बोला जाता है। अच्छा क्या सिर्फ हेडलाइट ही नहीं, तो ये सेविंग जो मिरर होते हैं ना, शेविंग करते हो जिन मिरर में आप, उसमें भी ये यूज़ होता है, और हेडलाइट में होता ही है। जो आपने देखा होगा डेंटिस्ट भी मिरर का यूज़ करते हैं, आपके दांत को अगर देखना है उन्हें तो मिरर का यूज़ करते हैं ना, वो भी कॉनकेव का ही करते हैं। आपने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप सुना होगा, उसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। एक होता है उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स, ठीक है ना, कॉन्वेक्स, तो उसमें क्या होता है? उसमें एयर बबल, मायोपिया, और जो पीप होल क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि ये गेट होता है, उसमें छोटा सा होल होता है, ठीक है ना, जहां से आप देख सकते हो कि बाहर कौन आया हो। जैसे रिंग बेल बजी आपकी गेट की, अब आपको गेट नहीं खोलना है, पहले आप देखना चाहते हैं कि कौन आया है, कोई अनजान तो नहीं, तो आप पीप होल उनसे देखोगे, तो उसमें भी ना मिरर होता है। तो वो भी यही, वो कौन सा होता है? उत्तल होता है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, ठीक है, देखो एक चीज मैं फिर से आपको बता देता हूँ, एक होता है मिरर, एक होता है लेंस। ये भी दो तरह के होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं, ये भी कॉनकेव कॉन्वेक्स होते हैं, ये भी कॉनकेव कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है ना, तो अवतल यानी कि कॉनकेव मिरर, और उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव मिरर, और मैंने बोला कॉन्वेक्स हो गया। अच्छा कॉनकेव कॉन्वेक्स जो मिरर है वो क्या होता है? आपने व्हीकल देखे होंगे जो साइड में मिरर होता है, जिसमें आप देखते हो पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है,
ठीक है ना, गाड़ी कितनी दूर है, बगल से निकल रही है, तो वो होते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आप मेट्रो में अगर आपने सफर किया होगा तो आपने देखा होगा जो मेट्रो का जो स्टेशन होता है, प्लेटफॉर्म होता है, आगे चल के एक बड़ा सा मिरर लगा होता है गोल सर्किल में, जहां पे आपने देखा होगा फीमेल्स के लिए जो बोगी बुक होती है, एक डिब्बा जो होता है मेट्रो का, वो लड़कियों के लिए होता है, महिलाओं के लिए होता है, तो वहीं पर ये मिरर लगा होता है, ठीक है ना। तो वो भी जो है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसमें कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, बहुत पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, तो आई थिंक क्लियर है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर का मैंने बता दिया, कॉनकेव लेंस का बता दिया, एयर बबल्स, मायोपिया अगर आपको यानी निकट दृष्टि दोष हो जाए, उसमें जो चश्मा बनता है उसमें कॉनकेव लेंस यूज़ होता है। पीप होल का बता दिया, कॉनकेव लेंस यूज़ होता है, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर की बात कर ली, अवतल यानी कि सेविंग मिरर में यूज़ होता है, डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में यूज़ होता है, हेडलाइट ऑफ द व्हीकल में यूज़ होता है। अब रह गया कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो सुनो, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर का आपको साफ दिख रहा है लेकिन पास का नहीं दिख रहा है, तो हाइपरमेट्रोपिया उसको बोलते हैं, तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। आपने वाटर ड्रॉप में देखा होगा, मिरर का काम करता है वाटर ड्रॉप, तो वो भी कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखे होंगे, जैसे अखबार पढ़ने को, जैसे किसी की नज़र कम हुआ, वो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता है तो लेंस से नहीं पढ़ते हैं ऐसे, तो वही चीज़, ठीक है। आपने टेलीस्कोप देखा है, बिल्कुल देखा होगा, स्कूल में लैब में देखा होगा, तो उसमें भी यही माइक्रोस्कोप देखा होगा, ठीक। प्रोजेक्टर, कैमरा, ह्यूमन आई भी जो है वो कॉन्वेक्स लेंस का काम करती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो वो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए कुछ इफेक्ट होते हैं, इनको ऑप्टिकल फिनोमेना बोलते हैं, जैसे डिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्जन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, स्कैटरिंग हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, ठीक। तो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, ये जो तारों का टिमटिमाना है, यानी कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, वो किस वजह से होती है? रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन, तो ये रिफ्रैक्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? यानी कि कलर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी, एक यानी कि प्राथमिक होते हैं और एक सेकेंडरी होते हैं। तो भैया ये कौन से होते हैं? तो देखो प्राथमिक जो होते हैं वो लाल, हरा, नीला, यानी कि रेड, ब्लू और ग्रीन। लेकिन अगर आपसे सेकेंडरी यानी द्वितीय पूछ ली जाए तो वो होता है सियान, मैजेंटा और येलो, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स को मिला दो ना तो वाइट कलर बन जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो है दोस्तों हीलियम। कौन सी है? हीलियम है, हीलियम गैस को फिल किया जाता है। नेक्स्ट, टांका यानी कि सोल्डर, ठीक है ना। आपने देखा होगा वायर के बीच में सोल्डर लगाते हैं, कोई चीज़ आयरन की टूट जाए तो उसको शोल्डर लगा के ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। तो टांका यानी कि धातु, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो वो टिन और सिल्वर यानी कि सीसा का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जा चुका है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा, तो वो है आंख, आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वो है वैलेंटाइना तेरेशोकोवा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये बुक का जो नेम है वो किसने लिखी है ये बुक? तो वो लिखी है चार्ल्स डार्विन। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको लर्न कर लीजिएगा आप, ठीक। नेक्स्ट, शनिवार किस धातु का अयस्क है यानी कि ओर है? तो वो है मरकरी का, मरकरी का सिंबल होता है Hg, ठीक। चलिए Hg होता है, याद रखना Hg। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग होता है? यानी कि आपने दूध लिया, अब आपको पता करना है कि इसमें मतलब शुद्ध दूध कितना है, या फिर कह लो कि पानी कितना मिला है, तो आप लैक्टोमीटर उठाओगे और मेजरमेंट कर लोगे, ठीक। अगर आपसे पूछ लिया जाए एमीटर क्या काम आता है, आपने सुना होगा एमीटर, एमीटर तो वो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि बिजली मापने के लिए काम आता है। अगर आपसे एल्टीमीटर पूछ ले कोई, एल्टीमीटर बताओ भाई, तो देखो एल्टी बना एल्टीट्यूड से, इसका मतलब होता है हाइट मापने के लिए, ठीक है। चलिए एक बहुत पूछा जाता है डायनेमो का, डायनेमो, तो डायनेमो क्या करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। बैरोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है, ठीक। चलिए एक है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक करंट की शार्पनेस को मेजर करता है, ठीक है। एक होता है माइक्रोस्कोप, तो छोटे छोटे पार्टिकल को बड़ा देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉम्ब किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बॉम्ब किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है न्यूक्लियर फ्यूजन,
फ्यूज़न क्या होता है? जब दो एटम को ज्वाइन किया जाता है तो उसको बोलते हैं फ्यूज़न, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन फ्यूज़न होता है। ये वाली जो प्रोसेस है वो हाइड्रोजन बम बनाने में प्रयोग होती है। नेक्स्ट है प्लेगरा रोग, यानी कि जो डिसीज़ है ये किस विटामिन की कमी से होती है? प्लेगरा, कौन सी? प्लेगरा जो डिसीज़ है वो किस विटामिन की कमी से होती है? पहले तो मुझे ये बताओ, विटामिन जो होते हैं, विटामिन बोल लो या विटामिन कह लो, ठीक है ना, वो कितने तरह के होते हैं? तो वो दो तरह के होते हैं, एक तो फैट सॉल्युबल यानी कि वसा घुलन, और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, ठीक। देखो, अगर किसी को याद नहीं होता, वो कंफ्यूज हो जाता हो कि फैट सॉल्युबल कौन से हैं और वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, तो आज से नहीं भूलोगे क्या? आप कीड़ा जब सुना है, कीड़ा, तो कीड़ा बस खत्म, KEDA, ये फैट सॉल्युबल है, ठीक, और जितने रह गए वो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। चलिए, तो प्लेगरा जो रोग है वो विटामिन B3 की कमी से होता है, ठीक है। अच्छा, B3 का जो बायो का जो नेम है या फिर केमिकल नेम है या बायोलॉजिकल जो नेम है वो कौन सा है? B3 का वो है निकोटिन, ठीक है, निकोटिनामाइड या फिर नियासिन, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम इसका ये है। प्लेगरा इसकी कमी से हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो होता है B1 से। अगर आपसे पूछे कि होंठों के किनारे, आपने देखा होगा होंठ फट जाते हैं, एड़ियाँ भी फट जाती हैं, तो वो किसकी कमी से? तो वो होता है B2 की कमी से, जिसका नाम है राइबोफ्लेविन, और B1 का नाम क्या था? थियामिन। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको, ठीक। अच्छा, B2 अगर आपको चाहिए, आप में कमी हो गई, तो कैसे पूर्ति करोगे? मिल्क पियो, ठीक है। अच्छा, और पूछ लेता हूँ, चलिए आपसे, मुझे ये बताइए स्कर्वी रोग वो किससे होता है? तो वो विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी रोग। अब आपको कैसे, मतलब अगर आप में विटामिन C की कमी होगी, अब आप कह रहे हो कमी हो गई, इसकी पूर्ति करनी है आपको, तो क्या करोगे? कुछ मत करो, सिट्रस फ्रूट खाओ। अब सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं? लेमन यानी कि नींबू, ऑरेंज, गुआवा, आंवला, ठीक है ना। अच्छा, ये जितने भी सिट्रस फ्रूट है ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, इसलिए जब कोविड-19 जब फर्स्ट टाइम आया था तब क्या बोला गया था कि रोज़ डेली गर्म पानी में क्या पियो? नींबू पियो, लेमन डाल के पियो। क्यों? होता क्या है कि इससे आपकी जो है वो इम्यूनिटी अच्छी होती है। जब इम्यूनिटी अच्छी होती है तो आपकी बॉडी डिसीजेज यानी कि बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाती है, और बहुत जल्दी आपको इफेक्ट नहीं होता है किसी चीज़ का, किसी बीमारी का, किसी वायरस का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मछलियों, अच्छा आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, चलिए बताइए, नाइट ब्लाइंडनेस किस की कमी से होता है? बताइए, चलिए, जिसे हिंदी में रतौंधी बोला जाता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, और इसका जो दूसरा नाम है वो है रेटिनॉल, ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अच्छा, रिकेट्स किसकी कमी से हो जाता है? तो वो जाता है विटामिन डी से, और इसका जो नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। ये कैसे मिलेगा? ये आपको सनशाइन से मिलेगा, यानी कि धूप की किरणों से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के यकृत यानी लीवर ऑयल में किसकी प्रचुरता होती है? तो वो होती है विटामिन डी। किसकी होती है? विटामिन डी की होती है। और अगर विटामिन डी की कमी नहीं होगी तो आपको रिकेट्स नहीं होगा। अच्छा, रिकेट्स भी देखो, एक होता है चिल्ड्रन में, एक होता है बड़ों में, मेल फीमेल में, ठीक है ना, यानी कि एडल्ट में। तो अगर ये बच्चों को हो रहा है तब तो रिकेट्स नाम होता है, लेकिन अगर ये बड़ों को हो रहा है यानी एडल्ट जो लोग हैं उन्हें हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, और यहीं पर हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, चीज़ें समझ में आई हैं, सारे फैक्ट याद हो गए हैं, तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने मित्र मंडल में शेयर जरूर करें, व्हाट्सएप पे हर जगह इसको स्टेटस की तरह लगाएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके और आपकी तैयारी में आपकी मदद हो सके। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, पढ़ते रहिए क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। सो थैंक यू।